तो हेलो व्यूअर्स, वेद आईसीएस लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इस सेगमेंट में हम लोग अभी तक जैसे आईपीसी के इंडियन एविडेंस एक्ट के जो क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते आए हैं, सॉल्व करते आए हैं और एक क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को सॉल्व करते हुए उससे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की जो हमारी एक मुहिम है जिसके थ्रू हम अपने आगे काम कर रहे हैं, इसमें हम नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं और उसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलते हैं जिसमें केस लॉज हैं, सेक्शंस हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस हैं, उन सभी को देखते हुए चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेगमेंट और ये हमारा सेट नंबर 4 होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट का और इस सेगमेंट का, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 and the first question of this segment is, as per the Indian Evidence Act 1872, how old should the electronic record be in order to attract section 98? सेक्शन 98 जो है वो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात करता है और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना होना चाहिए उसके प्रजम्पशन की बात करता है। क्या बात करता है? प्रजम्पशन की बात करता है। तो देखते हैं 5 साल, 12 वर्ष, 20 वर्ष और उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 वर्ष का प्रजम्पशन कहीं दिया गया नहीं है। हम देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन पद्धति जो है उसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। कहीं पर प्रजम्पशन 12 वर्ष के प्रजम्पशन के बारे में बताया नहीं गया। ठीक है, प्रजम्पशन ऑफ डेथ, प्रजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रजम्पशन फॉर डॉक्यूमेंट के संबंध में जो प्रजम्पशन की बात की गई, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सबके अलग अलग बताया गया। कहीं पर 12 ईयर की बात नहीं आई, कहीं पर 20 ईयर्स की बात नहीं आई। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे, नन ऑफ द। तो हमारा बचा आंसर कौन सा? ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग देख भी लें, इसकी मेन हेडिंग देख लें। सेक्शन 90 क्या बात करता है? 90 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आइए देखिए सेक्शन 90 ए क्या बात करता है? प्रजम्पशन की बात करता है। और कौन से प्रजम्पशन की बात करता है? देखिए, प्रजम्पशन एज टू बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है। और कैसा? 5 ईयर ओल्ड, कितने? 5 साल ओल्ड, 5 साल पुराने किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है, प्रजम्पशन के संबंध में बात करता है। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स। सिर्फ इतना समझना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू कन्फेशन? इनमें से कौन सा वो केस है जो कन्फेशन से, संस्वीकृति से संबंधित नहीं है? इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कोटैया वर्सेस किंग एम्परर। दूसरा बात करता है कौन सा है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। स्टेट ऑफ वर्सेस क्या है? काठी कालू। काठी कालू बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा ही जाता है। देवमन उपाध्याय पूछा ही जाता है। एमसी वर्गीज और वर्सेस पोन्नन। तो इन केसेस को एक एक करके समझ लेते हैं, देख लेते हैं और उससे हमें समझ में आ जाएगा कौन सा जो केस है वो कन्फेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। आइए देखिए, जो आपका केस है देवमन उपाध्याय वाला, जो केस है देवमन उपाध्याय वाला केस क्या बात करता है? 1960 का केस है और ये बात करता क्या है कि इस केस में केवल हम लोग फैक्ट जानेंगे क्या हुआ था। सेक्शन 27 वाज चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14। देवमन उपाध्याय का जो केस है उसमें क्या बताया गया था कि चैलेंज किया गया था कि जो सेक्शन 47 है, तो सॉरी सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो वायलेशन करता है किसका? आर्टिकल 14 का। जो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वायलेशन करता है। जबकि हेल्ड क्या किया गया इसमें फाइनली कि जो 27 है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या करता है? वो वायलेशन नहीं करता है सेक्शन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये समझ, ये क्वेश्चन पूछा आता है कि देवमन उपाध्याय में प्रीवियस क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे बनता है कि किस केस में आर्टिकल सेक्शन 27 के आधार पर, भारतीय शिक्षा अधिनियम की धारा 27 के आधार पर जो है वो आर्टिकल 14 को, अनुच्छेद 14 को चैलेंज किया गया था। तो वो कौन सा केस होगा? देवमन उपाध्याय का केस होगा। यही अगर काठी कालू को आ जाए तो काठी कालू में क्या किया गया था? सेक्शन 27 ही था और बताया गया कि सेक्शन 27 जो है वो किसको चैलेंज किया गया था? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को, कि अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 जो है उसको कौन, उसके विरोध में काम बात करता है या उसको कौन वायलेट करता है? तो 27 वायलेट करता है। तो यहाँ पर ये किया गया था। तो यहाँ पर 27 जो है वायलेशन की बात करता है देवमन उपाध्याय में आर्टिकल 14 की, जबकि काठी कालू के केस में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करता है। ये कब का सेक्शन है? ये
1961 का केस है, ये 1960 का केस है। इसके बाद देखिए कोटैया वर्सेस पुलकरी कोटैया, इसका क्या है पी कोटैया, पुलकरी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर 1946, 1946 का ये केस है। और इसमें बताया गया था सेक्शन 26 और 27 के बारे में, जो कि कन्फेशन से रिलेटेड है। ये दोनों भी क्या है 27 और जो 27 सेक्शन है इसमें कन्फेशन के ही सेक्शंस के अंतर्गत आता है, तो ये भी कन्फेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या होता है इसमें 26 और 27 जो है कन्फेशन से रिलेटेड है। इसमें जो अपराधी होते हैं वो कन्फेस करते हैं पुलिस कस्टडी में कि क्या किया है, मैंने ऐसे व्यक्ति को मारा है और उसके कपड़े और हथियार ऐसी इसी जगह पर फला फला जगह पर छिपा दिए हैं, आप चलिए तो मैं उनको निकाल कर दे दूंगा। बाद में होता है वो ट्रायल होता है, ट्रायल के दौरान कहा जाता है कि इनके द्वारा की गई जो कन्फेशन है वो पुलिस कस्टडी में की गई है, जो कि एडमिसिबल नहीं मानी जानी चाहिए, वो अलग की बात है। सिर्फ इतना समझिए आप ये किससे रिलेटेड है, कन्फेशन से रिलेटेड है। और चौथा केस आप देखिए एमसी वर्गीज वर्सेस पोन्नन जब का केस है 1968 का। तो साइटेशन याद रखिए क्योंकि पैटर्न दिन ब दिन बदल रहा है। अभी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है जिसमें साइटेशन ही पूछ लिए गए कई केसेस के, तो साइटेशन भी आप याद रखिए। एमसी वर्गीज वर्सेस पोन्नन का जो केस है 1968 का है और इसमें एक किससे बताया गया है, ये बताया गया है ये रिलेटेड जो है वो सेक्शन 22 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। और सेक्शन 22 क्या बात करता है, ये आता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत। मतलब ये बात करता है सेक्शन 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान जो कम्युनिकेशन की जाती है उससे संबंधित है। तो यही जो है एमसी वर्गीज का केस कन्फेशन से रिलेटेड नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, क्वेश्चन नंबर 33 बात करता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एज हैंड राइटिंग हैज बीन कंसीडर्ड टू बी रेलेवेंट। हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो है ओपिनियन वो किस कहां पर माना जाएगा, किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 85A। दूसरा क्या बात करता है सेक्शन 47, सेक्शन 113B, 114A। देखिए जो सेक्शन 85A है ये क्या बात करता है, सेक्शन 85A जो बात करता है ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात करता है, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात करता है, ठीक है। और सेक्शन 47 जो बात करता है वो हैंड राइटिंग से रिलेटेड ही बात करता है। ओपिनियन मतलब जब आप 45 टू सेक्शन 51 पढ़ेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन इन इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के इसमें जब पढ़ेंगे तो 47 जो बात करता है ये ओपिनियन की बात करता है, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ रिलेटेड टू हैंड राइटिंग। तो ये कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 113B जो है 113B इंडियन एविडेंस एक्ट वो क्या बात करता है, वो बात करता है डॉरी डेथ के प्रिजम्पशन के बारे में, डॉरी डेथ के प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, डॉरी डेथ। और 114B क्या बात करता है, कोई रेप के प्रोसिक्यूशन है, कोई ऐसा जो रेप से रिलेटेड है उसके प्रिजम्पशन की बात करता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसका जो ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड जो 47 है सेक्शन 47 जो सेक्शन है वो हैंड राइटिंग से रिलेटेड ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या बात करता है, सेक्शन 112 of Indian Evidence Act 1872 applies where there is a dispute regarding the, किससे संबंधित डिस्प्यूट जो है उससे उसके उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के संबंध में बात करता है 112। तो 112 जो है वो पहली बात तो लेजिटिमेसी की बात करता है और लेजिटिमेसी को वहां पर बता दिया गया लेजिटिमेसी एज अ कंक्लूसिव प्रूफ। जब आप कंक्लूसिव पढ़ते हैं सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जहां पर क्या बताया गया है प्रिजम्पशन के बारे में, जहां मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, और आप उसी में पढ़ते हैं शैल प्रिज्यूम में जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है जिसमें एक होता है इररिबिटेबल दूसरा होता है रिबिटेबल। तो इररिबिटेबल जो पढ़ते हैं उसमें कहाँ कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ते हैं, तो कंक्लूसिव में सेक्शन 41, 112 एंड एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे सेक्शन जिनके बारे में पढ़ते हैं सेक्शन 115 से 117 तक। सॉरी, तो जो सेक्शन 112 है आपका ये क्या बात करता है, पैटर्निटी, बच्चे की लेजिटिमेसी के संबंध में जब बात की जाती है तो पिता के बच्चे के पितृत्व के बारे में बात किया जाता है, पितृत्व के बारे में। तो पैटर्निटी के बारे में बात करता है, मैटर्निटी के बारे में नहीं, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। और ये कैसा है, ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, इसको याद रखिएगा, कैसा है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक। और इसको किसी भी प्रकार से कोर्ट के द्वारा
रिवर्ट करने का मौका किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। इनमें देखिए कौन सा करेक्टली मैच है। दूसरा, पहले देखिए सबूत, यहाँ पर सबूत यहाँ होना चाहिए सबूत का भार, ठीक है। वर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ बताया गया 101 सही है। डॉरी डेथ मैंने आपको पीछे ही बताया था, डॉरी डेथ किसमें बताया गया है, तो डॉरी डेथ के लिए होना चाहिए 113 बी प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ। डम विटनेस कहाँ पर बताया गया, तो सेक्शन 190, ये भी सही मैच नहीं है, ये भी सही मैच नहीं है। ये कहाँ पर है, डम विटनेस 107 में ना होकर के 119 में है, जिसको मूक साक्षी बोलते हैं, डम विटनेस बोलते हैं, ठीक है। और एकॉम्प्लिस जो बात करता है वो 133 में बात करता है, 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज टॉकिंग अबाउट द अकॉम्प्लिस। और एकॉम्प्लिस कौन होता है, अपराधी, मतलब जिसने अपराध साथ मिलकर किया हो वो इससे। और 107 किसकी बात करता है, प्रिजम्पशन की बात करता है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात करता है 107, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा सही आंसर होगा, देखिए कौन सा सही मैच है, तो केवल ए ऑप्शन जो है वही सही मैच है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है 101। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड इन एविडेंस इन सूट और प्रोसीडिंग्स अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। बताइए कि इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य में रूप में लिया जा सकता है। ओनली फैक्ट इन इशू, क्या केवल फैक्ट इन इशू को लिया जाता है, नहीं। ओनली रेलिवेंट फैक्ट, केवल रेलिवेंट फैक्ट को जो संगत तथ्य हैं उनको लिया जाता है, या फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स बोथ। तो यही आंसर होगा, रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू दो बोथ जो होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स्ट द काइंड ऑफ स्टॉपेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉपेल का विबंध का प्रकार नहीं, स्टॉपेल बाय डीड, स्टॉपेल बाय कंडक्ट, स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड एंड स्टॉपेल बाय डिसीजन, ठीक है। इनमें से मुझे पता है। अब मैं इस बार एक काम और कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 38, और ये क्या बात करता है, अ फैक्ट फॉर्मिंग part of same transaction is relevant under section 6 of Indian Evidence Act. A, if it is in issue and have occurred at the same time and place, एक ही जगह और स्थान पर हुआ हो। If it is issue that may have occurred at different time and place, अलग अलग समय और स्थान पर हुआ हो, घटित ऐसा ट्रांजेक्शन। एंड C is क्या बात करता है नेक्स्ट, दो not in issue and may have occurred at the same time and place or at different time and place, एक ही स्थान और समय पर हुआ हो या अलग अलग स्थान और समय पर हुआ हो। तीसरा बात, दो not in issue must have occurred at the same time and place। देखिए जब आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे, 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात करता है किसकी, रेस जस्टी की बात करता है, फैक्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है, जिसमें डिफरेंट टाइम एंड प्लेस और सेम टाइम, उसमें यही स्टेटमेंट दिया हुआ है पूरा कि दो नॉट इन इशू में हैव ऑकर्ड एट द सेम टाइम और प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, मतलब एक ही स्थान और समय पर हो सकता है, या ऐसा ट्रांजैक्शन जो है अलग अलग स्थान और समय पर भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आप सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ सकते हैं, वहां से आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए क्या करते हैं, हम बात करते हैं 39 पे। फॉर कंडक्ट टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रीवियस, कैसा होना चाहिए, पूर्ववर्ती होना चाहिए, प्रीवियस होना चाहिए, सब्सिक्वेंट होना चाहिए, पश्चातवर्ती होना चाहिए, मे बी इधर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, चाहे वो प्रीवियस हो सकता है या सब्सिक्वेंट, दोनों में से कैसा भी हो सकता है, ओनली सब्सिक्वेंट नॉट प्रीवियस। देखिए इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं सेक्शन 8 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या मेन हेडिंग देख लेते हैं, वहीं से हमें मिल जाएगा। व्यूअर्स सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए क्या बताता है, मोटिव की बात करता है एक तो ये, दूसरी क्या बात करता है, ये मोटिव की बात करता है, प्रिपरेशन की बात करता है, एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कैसा कंडक्ट, या तो वो प्रीवियस हो और चाहे वो कैसा हो सकता है, सब्सिक्वेंट, दोनों प्रकार के कंडक्ट की बात करता हूं। इसमें लास्ट देखिए, फैक्ट इनटू रेलेवेंट फैक्ट्स एंड वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू, कैसा हो सकता है, ऐसा कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वाज प्रीवियस और,
तो कंडक्ट के बारे में क्या बताया गया है, प्रीवियस सब्सिक्वेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए आंसर क्या होगा, मे बी इधर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट क्या है, अ डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग कैन बी प्रूव्ड। कोई डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है, कोई ऐसी हैंडराइटिंग है जो डिस्प्यूटेड है, समझ नहीं आ रहा है किसकी हैंडराइटिंग है, तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन हो सकता है, बाई कॉलिंग एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट को बुला करके क्या किया जा सकता है, उसको चेकआउट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि ये हैंडराइटिंग किसकी है। दूसरा, एन एग्जामिनिंग बाय एग्जामिनिंग अ पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द राइटर ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो क्वेश्चन जो प्रश्नगत डॉक्यूमेंट है उस दस्तावेज, देखिए क्या परिचित व्यक्ति द्वारा किसी प्रथम प्रश्नगत दस्तावेज के लेखक की लिखावट को जांच करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने लिखा हुआ और उसी व्यक्ति के किसी दोस्त या उसको जानने वाला कोई व्यक्ति है जो उसकी राइटिंग को पहचान सकता है, तो उसके द्वारा, मतलब दो दोस्त हैं या मान ली कोई एक व्यक्ति है जो है जिसकी कोई ऐसा लेटर किसी अपराध से रिलेटेड मिला, कोई ऐसे लेख जो है वो मिला किसी अपराध से रिलेटेड जो है संबंधित है, तो उसको पहचानने के लिए उसकी हैंडराइटिंग क्या, उसी के किसी फ्रेंड को बुलाया जा सकता है, ये राइटिंग उसकी है या नहीं है, पहचान सकते हैं या नहीं, तो वो पहचान सकता है, इसलिए तो उसको भी ले सकते हैं। दूसरा क्या है, दो स्वीकृत और विवादित हस्तलेखों की तुलना करके, तो बिल्कुल तुलना करके भी उसको क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, सही होगा। इन तीनों प्रकार से किसी भी विवादित हैंडराइटिंग को क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। हमने इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया है कि उसका आंसर जो है स्टॉपल, जो काइंड ऑफ स्टॉपल है, उनमें से कौन सा नहीं है, उसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।